मित्रों, अब अगले वक्ता के रूप में हम लोग मुख्य अतिथि विश्वेंद्र पासवान साहब को आमंत्रित करते हैं। इतिहास निर्माण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियान के क्रम में भारत के धरती में पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए आज बाबा साहब के विचारों से ये गरिमा और ये सम्मान और ये मर्यादा एक समाज के बच्चे को मिला, ये सारे बाबा साहब का ही देन है। मैं उनको, इस भूमि को और बाबा साहब को अंतरात्मा से नमन करता हूं। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व और डाइवर्सिटी मिशन के लेखक दुसाद साहब और उपस्थित सभी महानुभाव, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस दिन मैं एक स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ रहा था, वर्षा का महीना था, रात के 9:30 बज रहे थे और स्वर्ण कहलाने वाले लोगों का बच्चा और गुरुजी उस मेस के भीतर बैठ के खा रहे थे और उस मेस के आगे पानी पड़ रहा था और मैं थाल लेके, प्लेट लेके खड़ा था। और जब मैंने प्लेट में, उन्होंने, गुरुजी ने बड़ा ऊपर से खाना दिया और आधे चावल, आधा दाल और कुछ सब्जियां नीचे गिर गई और मैंने वो लेने के बाद में मेज के आगे एक बरंडा था, घर से छाए हुए वो मेज, जिस पर मैं मेस में जाना चाहा और मेस में बैठने का आदेश नहीं था। मैं उस बरांडा पे जब ऐसे चढ़ने चाहा तो मुझे मेस के मास्टरों ने लट्ठी से मारा और वो खाना मैं नहीं खा पाया और खाना नीचे गिर गया और मैं वहां से निकल के अपने रूम पे आया, आंख से आंसू गिराते हुए, और मैं रात को ही वहां से 2 किलोमीटर मैं गया और मैं बाबूजी से कहा कि मुझे ऐसा हुआ। बाबूजी ने कहे कि देखो वो तो ब्राह्मण है, पंडित है, गुरुजी हैं और हम छोटे जात के लोग हैं, हमें इनके प्रतिकार नहीं करना चाहिए, प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। और मैंने उस रात को छोड़ दिया। सवेरे गुरुजी, पहले चर्पी नहीं होता था, स्कूल में भी नहीं होता था, वो रूम में भी नहीं होता था, वो चर्पी बाहर होता था। और जब मैं चर्पी से गुरुजी को देखा कि चर्पी के लिए जा रहे हैं और चर्पी के लिए गुरुजी जा रहे हैं, तो मैं गुरुजी के पीछे लग गया क्योंकि नजदीक ही रास्ता था, नदी के किनारे, और 1.5-2 किलोमीटर गुरुजी लेटिंग करने के लिए जाते थे। पीछे लग गया और जब गुरुजी लेटिंग से आ रहे थे
तो मैंने इतना बड़ा नदी से पत्थर उठा करके मैंने गुरुजी को मारा, और मारने के बाद तीसरे दिन मैं स्कूल में आया। गुरुजी इतना बड़ा बांस के करची वो बना करके वो काट के रखे थे, और जिस दिन ये आएगा उस दिन इसको आसानी से सेवा कर दिया जाएगा, उस मूड में वो थे। और जब मैं तीसरे दिन स्कूल में आया, मेरे सारे शरीर के सारे बदन गुरुजी ने वो लठी जब तक नहीं टूटा नहीं फूटा तब तक मुझे पिटाई किया। मैं रोते गया। एक राम प्रसाद यादव नाम के सर थे, वो भारत के ही निवासी थे, उनके यहां गया। उन्होंने कहा कि देखो तूने गलती तो किया, गुरुजी इतना पीट ही दिए, मार ही दिए, तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। और गुरुजी है ना, भूल जाओ इस बात को, चले जाओ। मेरे मन और मस्तिष्क में ये बात असहनीय हुआ, और मैं स्कूल को छोड़ने का संकल्प कर लिया। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। जिस स्कूल में मेरे पिताजी ने उस समय काफी पैसा लगा करके स्कूल बनाने में उन्होंने मदद किया था, सैकड़ों लकड़ियां जंगल से अपने बैल से ला के अपने बोक करके अपने जवानों के द्वारा दिया था और स्कूल बनवाए थे, उस स्कूल में मुझे इस तरह से व्यवहार किया गया। मैं बताऊं, उस दिन बाबा साहब के विचार मेरे मन मस्तिष्क में नहीं थे। जब मैं 72-73 में बाबा साहब के विचारों पे माननीय कांशीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में, मैं उस समय नौजवान था और मैं तलाश कर रहा था कि नेपाल में कितने लोग हैं जो इसके पीड़ा भोग रहे हैं। और मैं वहां नेपाल की धरती पे माननीय कांशीराम साहब से प्रेरणा लेकर मैं वहां चमार आंदोलन के लिए आह्वान किया, और वहां चमार आंदोलन आगे बढ़ा, और बाबा साहब के झंडे पूरे नेपाल में फहराया गया, और आज भी नेपाल में फहरा रहा है। मैं आपको नमन करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान लिख करके हमें दलित, पिछड़ा, वंचित और माइनॉरिटियों को यानी अल्पसंख्यकों को इंसान का दर्जा देने के राह में आगे बढ़ा दिए। जो इंसान के दर्जा कुछ लोग देना नहीं चाहते थे, अभी भी देना नहीं चाह रहे हैं। मैं उस भूमि के पैदा हुए एक बालक हूं जहां राजाओं के राज आज्ञा के द्वारा इंसान पर जुर्म करने का आदेश दिया जाता था। जो आपने हमारे शांति स्वरूप बौद्ध ने पढ़ के सुनाए, आप बोलने का क्या, रास्ता आप क्रॉस कर जाते तो आपको 6 महीना सजा होता। आप बोल नहीं पाते। और मैं बता दी आपको कि मैं 4 क्लास में जब पढ़ रहा था और मेरे ऊपर वो व्यवहार हुआ, मैंने लट्ठी एक पत्थर मारा था, यदि दूसरे परिवार के लोग होता तो उसको 6 महीना उस बच्चा को भी जेल जाना पड़ता। यानी राजाओं के द्वारा ऐसा आज्ञा चला था। मेरे परिवार यदि उस समय के संपन्न और समृद्ध परिवार नहीं रहते, दुसाद जी को पता है कि लोकनायक सलहेश का 19वां हम पीढ़ी के लोग हैं, उस परिवार से हम जुड़े जाते हैं। लोकनायक सलहेश के बारे में बताएंगे। हमारे दादा को उस समय भी पूजा किया जाता था, आज भी हमारे लोग पूजे जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय मुझे थाली में खाने नहीं दिया, पानी पड़ रहा था, और आज भी नेपाल के अंदर सैकड़ों ऐसे घटना है, दलित समाज, वंचित समाज और माइनॉरिटी के साथ इंसान का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। मैं बाबा साहब के विचार पे उस अभियान को आगे बढ़ाया।
मुझे अभी भी आते हैं तो कहते हैं ये दूसरा बाबा साहब है, ये नेपाल के बाबा साहब हैं। लेकिन मैं बाबा साहब नहीं बन सकता, मैं बाबा साहब नहीं हूं, मैं एक बाबा साहब का अनुयायी हूं, एक कार्यकर्ता हूं। मुझे इस राह पे चलना है, इस राह पे चल करके अपने जीवन को महान बनाना है। मेरे जीवन में ये जो मंत्री पद मिला है, जब नेपाल का संविधान बन रहा था, नेपाल के संविधान को हिंदू राज्य के पक्षधर लोग नेपाल का संविधान में हिंदू राज लिखाना चाह रहा था, राजशाही को कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए, ये बोल रहे थे। उस समय में 13 बौद्धिस्टों के लिए, क्रिश्चियन के लिए लड़ाई लड़ा, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ा और धर्मनिरपेक्ष राज्य हुई। आज जो किताबें आप देख रहे हैं वो संविधान सभा भवन के आगे ये किताब में फोटो तस्वीर छपा है। मैं उस तस्वीर को आप देखो दिखा देना चाहूंगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और राज्य के सभी अंग तह निकाय संरचनाओं में हमें भागीदारी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए मैं 13 दिन आमरण अनशन रहा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, सेकुलर स्टेट हो, और यदि सेकुलर स्टेट ये नहीं होता है तो विश्वेंद्र पासवान जिंदा रह के क्या करेगा? वो मरने के लिए तैयार है। हम भूखे मरेंगे। अभी का मधेश आंदोलन सेकुलर स्टेट के खिलाफ है। मैं एक राष्ट्र का मिनिस्टर हूं, मैं ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कल भी अपने ईमान को नहीं बेचा था, आज भी अपने ईमान को नहीं बेचूंगा। ये इसमें मेरी विश्वसनीयता है। हमारे लोग कुछ गए थे नेपाल, अब पीछे नहीं आगे बढ़ेगा। भारत पीछे नहीं आगे जाएगा और नेपाल और भारत की मित्रता कायम रहेगी। सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, ये जनताओं की चाहना से होगी। लेकिन ये धर्म परिवर्तन की जो बात है, ये धर्म जो हिंदू समाज की जो नकली भाषाओं बोल करके हमें नेपाल के 72% और यहां 85% से ज्यादा लोगों पर जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो ये चेष्टा किया जाता है, ना नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकेगा, ना बन पाएगा, ना बनेगा, ना भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना बन पाएगा। मैं इसमें विश्वस्त हूं। खोल के मैं बोलना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। बाबा साहब के विचारों से मैंने संसार के 86 राष्ट्रों में अपना इस जवान को खोला है। मैं मंत्री होने के बाद 16 राष्ट्रों में गया हूं। मैं अब 10 राष्ट्र भी 2-3 दिन के अंदर जाने वाला हूं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बाबा साहब के विचार को विश्वेंद्र पासवान नाम का आदमी मर भी गया तो आप लोग रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आप लोग इस अभियान को, मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मैं बताऊं, नेपाल के सम्माननीय राष्ट्रपति अभी विद्यादेवी भंडारी है और वो गए जानकी मंदिर में। वो जानकी मंदिर में गए और कुछ लोग उन्होंने कहा कि ये महिला है, इस मंदिर को छू दिए, ये कलंक हो गया, इसको धो करके गंगा जी के पानी से धो करके उसको सफा किया। मैं बता दूं कि एक राष्ट्रपति सामाजिक न्याय के तहत किसी को अपमान करने का हक कानून ने किसी को नहीं दिया और नहीं दिया है, न देगा। लेकिन उन्होंने उसको अछूत माना। महिलाओं को, संसार का महिला का अपमान हुआ, संसार के दलितों का अपमान हुआ, संसार के वंचितों का अपमान हुआ। यह अभियान अभी भी कुछ लोग द्वारा चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे आपने अभिनंदन किया है। मैं अभी मिनिस्टर हूं, मुझे एक जिम्मेवारी भी मिली है। मैं मिनिस्टर के लिए राजनीति नहीं शुरू किया। बाबा साहब के बारे में ये हमारे मंत्री जी भी आ गए हैं, आप यहाँ आ गए हैं। मैं उनको भी मैं ही आसन ग्रहण के लिए आग्रह करता हूँ।
मंत्री जी उठ करके खड़ा होकर के उनको स्वागत करते सब लोग। और बाबा साहब को तस्वीर में पुष्पांजलि भी कर दें। मैं ही ये एक फूल दे दीजिए दुसाद साहब। चलिए शुभ नाम बता दीजिए। ये संदीप कुमार जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, और इनका संक्षिप्त परिचय मैं यही दे रहा हूं कि फायर ब्रांड, एनर्जेटिक, डायनेमिक अम्बेडकराइट लीडर हैं और पहले ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने कोठी सरकारी आवास में बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा स्थापित की है। समय का अभाव है, इनके फायर ब्रांड स्पीचेज आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। शुक्रिया सर। तो मैंने आपसे ये कह रहा था कि ये अभियान को जिंदा रखना, दुश्मनों ने हमें तोड़ने का काम किया, बाबा साहब ने हमें जोड़ने का काम किया है। ये काम आज से आप लोग अपने मन मस्तिष्क में रखें। वंचित समाज की लोग एक हो जाएं और आगे बढ़ते रहें, ये मेरा आप लोगों के लिए शुभकामना है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, संसार के जिस जिस देशों में हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या हमारी है, अगले शासन भी हमारा होगा, प्रशासन भी हमारा होगा। ये काम हमें करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा साहब मुझे बोल रहे थे कि ये जो कार्यक्रम हम रख रहे हैं, इस कार्यक्रम से संसार में एक मैसेज आएगा। अब मुझे पता नहीं है क्या मैसेज आएगा, मुझे काम करना है और मैं आप लोगों से प्रेरणा लेकर के जाऊंगा। नेपाल में संविधान आया है, 3 चीज आई है, पहले नहीं थी। जिस समय मैं यहां दिल्ली में आया, देहरादून में आया, लखनऊ में आया, हरियाणा गया, पंजाब गया, पटना गया, मैं जहां जहां गया उस समय नहीं आया था। आज गणतंत्र आई है। पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव जी थे, ओबीसी के लोग थे, अभी महिलाएं आई हैं और अब बारी दलित, ओबीसी और मुसलमान का है नेपाल में राष्ट्रपति बनने का। ये लाइन हमारा शुरू हो गया। गणतंत्र आई है, संघीयता 7 प्रदेश हुई है, धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन हो चुका है, समावेशिता आई है। अब आरक्षण और डायवर्सिटी बाकी है। ये पूरा करने में नेपाल और भारत के तमाम वंचित समाज के लोगों की एकता आवश्यक है, धार्मिक समुदाय की एकता आवश्यक है। हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। जो भारत में बाबा साहब नहीं दिए, वो आप पे कांधों पे वो जिम्मेवारी देके गए हैं और संसार भर जहां जहां वंचित समाज है, वहां की जनसंख्या को, हमारे समाज को मानवता का दर्जा नहीं दिया गया है। उनको मानव बनाने का काम हम लोग का ही है, आपका है, हमारा है। इसमें हम काम करेंगे। साथियों, कुछ लोग सिर्फ मंत्री बन के रह जाते हैं, मंत्री बने रहें ये चाहते हैं। कुछ लोग पद में रह करके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, विचार को अपने लिए आगे बढ़ बोलते हैं, समाज के लिए नहीं कर पाते हैं। मैं कहूंगा कि बाबा साहब ने ये कहे कि हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे भी घूम के देखेंगे और देखना चाहिए। लुम्बिनी में 7-8 महीना पहले एक सार्की समाज के बनते हैं, मैं बता दूं, लुम्बिनी में एक सार्की समाज के बनते हैं जिनको कुछ सवर्ण, यानी ये पहनने वाले सवर्ण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानता। वही वो पहनने वाले लोग ने कहा कि इनको, ये छोटे जात हैं, सार्की हैं, ये चमार हैं, इनको ये भनते बनते सब आता है, लोग देश दुनिया के लोग आते हैं, इसके पैर पूजा करते हैं, इसको निकाल दिया जाए। 2-3 थप्पड़ मारे थे। अब बताइए, भंते साहब वहां से आमरण अनशन में बैठ गए।
मुझे पता चला, मैं लुम्बिनी आया, मैं सीडीओ को, कलेक्टर को, बीडीओ को, एसपी को कहा कि ये क्या हो रहा है। कहा नहीं सर, हम इसको मिला लेंगे। जो आदमी वहां थे, घंटा के अंदर उनको अरेस्ट किया गया और करने के बाद में उनको उस कुर्सी पर बैठाया गया और जो के ये थे वो माफी मांगा वहां। मैं बताऊं, ये अपने स्वार्थ के लिए जहां पैसा मिलने वाला होगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो जात मस्जिद हो, चाहे वो गुम्बा हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो गंदे हो, यदि उसमें पैसा देख लेंगे तो उसको उठा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पैसा के लिए उन्होंने जिंदा रहा है आज तक। मैं बताऊं, चंदन लगा करके मांगने का काम उनका था, भ्रम देने का काम उनका था, और श्रम करने का, ईमानदारी से जीने का काम हमारा था, देश को बनाने का काम हमारा था। आज वो हमारा काम छीन लिया उन्होंने। हमें दास बनाया, कमेरा बनाया, मजदूर बनाया, गरीब बनाया, और आज वो मालिक हैं। तो अब बाबा साहब के विचारों पे सीधे उल्टा होगा। क्या होगा? सीधे उल्टा होगा। नीचे के लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर के लोग बिना काम हुए वहां नहीं बैठ पाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये बाबा साहब के विचार में वो ताकत है। हमको ज्यादा कहना नहीं है आप लोगों को, आप खुद जानते हैं। ये डाइवर्सिटी मिशन अब अगले बार नेपाल के मंच से बोलेंगे कि हमें क्या करना है। मैं सारे अतिथियों से आमंत्रण करता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस काठमांडू में 15,000 के लोगों द्वारा, संसार के 15,000 हमारे लोगों को द्वारा किया जाने का सोच में रखा हूं और करूंगा। ये 15,000 लोग काठमांडू के उस भूमि में जाकर अपना विचार रखेंगे और एक घोषणा पत्र तैयार करेंगे। जो भी हमारे सामने आएगा और टकराएगा वो खुद चूर चूर हो जाएगा। ये बाबा साहब का विचार आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन भारत में 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले किए थे। अब वही आंदोलन का दूसरा स्वरूप होगा, वैचारिक आंदोलन। हर जगह हम आंदोलन करेंगे, जहां जहां हमारी भागीदारी नहीं मिला है वहां हमें भागीदारी मिलना चाहिए। यह आंदोलन का घोषणा पत्र से तय होगा। और वो घोषणा पत्र मैं बता दूं क्यों करना चाह रहा हूं। पहला वहां होगा तो दूसरा भारत में होगा और तीसरा भारत के बाहर होगा। इसलिए होगा कि इसकी निरंतरता आवश्यक है, जरूरी है। हमारे लोग छोटे छोटे कर लेते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते। मैं बताऊं, जब मैं यहां आया था उस समय एक घटना हुई। एक पहाड़ी शासकों के द्वारा एक कुसुमी देवी राम का हत्या हुआ था। नेपाल सरकार के जमीन में 60 साल से वो बैठ रही थी। माफिया ने उस जमीन को अपने नाम में किया और एक बालिका को उन्होंने सारा पीड़ा दिया, यातना दिया। वो परिवार अंत में आत्महत्या करने के लिए तैयार था। जब मुझे पता चला, मैं वहां गया। आज उस परिवार के मान सम्मान और मर्यादा में बाबा साहब के विचार के द्वारा उनको सम्मान भी मिल रहा है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। नेपाल सरकार ने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का घोषणा किया है और नेपाल के अंदर अब कहीं भी जाति भेद, लैंगिक विभेद नहीं होगा। इस पर नेपाल सरकार काम कर रहा है। कड़े रूप से इसको सजा दिया जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था किया गया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। आज मुझे यहां बुला करके आप लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिए दुसाद साहब ने। क्यों खड़ा किए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि नेपाल के एक मंत्री इतिहास में पहले बार आपके समाज के लोग बना है और जितने देश हैं वहां सब देशों में बनते रहेंगे, ये कह रहे हैं आप इस मंच से। और ये भी कह रहे हैं कि हम
जिस अवस्था में हैं, जिस दशा में हैं, जिस दुर्दशा में हैं, इस सारे दशा और दुर्दशा को बदलने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, अपने अपने जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, ये कर रहे हैं। दुश्मन बड़ा चालाकी से देख रहा है, दुश्मन अभी भी देख रहा है। नेपाल सरकार ये प्रायोरिटी लेस मिनिस्ट्री दिया, विशेंद्र जी को प्रायोरिटी, माने ये मंत्रालय जो है नेपाल में कोई काम ही नहीं है, इस मंत्रालय का, इस मिनिस्ट्री का। समझ रहे थे ये मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है, विशेंद्र जी को दे दो, वहां जितना भाषण करना होगा करेगा, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बताऊं आपको, जिस दिन मैं शपथ लिया नेपाल सरकार के मंत्री पद का, और जब मिनिस्ट्री में मैं गया, उस दिन मैंने कहा कि अरे इसमें तो इतना ताकतें हैं कि संसार भर के लोग की आंख यहां रहेंगे और हमारे समाज के लोग खुशी हो जाएंगे इससे। साइकिल यात्रा मैंने शुरू किया। मैं बताऊं, मैं पहला मंत्री भी हूं और पहला मंत्री साइकिल चढ़ने वाला भी हूं। मैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जब मुझे मिला, साइंस टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन मिनिस्ट्री मुझे मिला, तो लोगों को लगता था ये दलित समाज के लोग हैं, ये अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ऐसे करके इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और मैंने ऐसे ऐसे सोच बनाया कि आज संसार में चर्चा हो रही है। मैंने कहा सूर्य के प्रकाश से, ताप से बिजली उत्पादन किया जाएगा नेपाल में। मैंने कहा हवाओं से बिजली उत्पादन किया जाएगा नेपाल में, पानियों से बिजली उत्पादन किया जाएगा नेपाल में, और जमीन के अंदर के जो गैस निकले जाते हैं उससे उस उत्पादन करके दिया जाएगा समाज को, राष्ट्र को। आपके बच्चे जिनको उजाला चाहिए, घर में रख लीजिए, 3 बत्ती जला लीजिए, रात भर अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए, रात भर अपना काम कर लीजिए। आपके साथ मोबाइल है, चार्ज कर लीजिए। आपके साथ गर्म पानी करने का सामग्री है, उसमें गर्म पानी कर लीजिए। आपको हीटर चलाना है, हीटर चला लीजिए। आपको उस ताप से चाय बनाना है, चाय बना के पी लीजिए। आपको कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर चला लीजिए। मैंने कहा हमारे समाज को क्या चाहिए? यदि एक घर में एक कंप्यूटर मिल जाता है, बच्चे को शिक्षा पढ़ने के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए बत्तियां मिल जाती है, और आपको अपने घर में आराम से जिंदगी जीने के लिए गैस उत्पादन हो जाता है, आप भोजन बना सकते हैं। तो इसमें नेपाल के सारे लोगों को देने का सोच बनाएं। कितना लगेगा? कहा 6.5 अरब रुपया लगेगा नेपाली। मैंने कहा 12.5 अरब रुपया देने के लिए तैयार है, संसार के लोग तैयार हो जाएंगे और यही अभियान गांव-गांव में चलाएंगे। आज 73% भारत के लोग साइकिल प्रयोग करते हैं। 70% लोग नेपाल के लोग साइकिल प्रयोग करते हैं, और आज भी कुछ ऐसे परसेंट के लोग हैं जो नेपाल और भारत में साइकिल देख नहीं पाए। क्या दुसाद साहब, ये सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है कि नहीं आप लोगों के बीच में? बताइए। जो साइकिल नहीं देख पाए हैं उनको मैंने बाबा साहेब के नाम से ये कहा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जिसको साइकिल नहीं मिला है तो हम उनको साइकिल देंगे, उनको बच्चे को पढ़ने के लिए साइकिल देंगे। और 2% ब्याज में, ये बात भारत में भी लागू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय यहां है, भारत में लागू नहीं हुआ है, सोच भी नहीं बना है। मैं कहता हूं चाहे वो किसी भी जात के बच्चे हो, यदि वो शिक्षा के लिए स्कूल जाना चाहते हैं, किसी भी जात के लोग हो, मजदूर हो, उनको साइकिल नहीं मिला है, तो नेपाल सरकार या भारत सरकार ये काम करे कि उनको साइकिल देने का काम शुरू करें। चाहे उनको चर्च में जाना है, चाहे वो मस्जिद में जाना है, चाहे वो गुम्बा में जाना है, उनको अपने काम करना है। जो साइकिल से वंचित है उनको साइकिल दिया जाए, ये काम करना होगा। और नेपाल में हमने कहा
73% और 70% लोगों को सम्मान होना बाबा साहब का सम्मान है। ये बाबा साहब का सम्मान है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए अंत में यह कहना चाहूंगा कि नेपाल सरकार कुछ दिनों से नेपाली जनता पे जो लगाए गए नाकाबंदी है, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन नेपाल में हो चुका है, सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, नेपाल में भी भारत में भी सत्ता परिवर्तन होता रहेगा। और मुझे ये महसूस हुआ नेपाली जनता को अपने बड़े भाई के द्वारा अब कहीं न कहीं दुख पीड़ा कष्ट हुआ। नेपाली में एक उखान है, अति भयो भने मति तपाईको बिगड़ेको देखिन्छ, यानी ज्यादा आपने करेंगे तो मति ज्यादा आपका ही बिगड़ा हुआ साबित होगा। नेपाल में संविधान आ चुकी है, नेपाली जनता विकास चाहते हैं, नेपाली जनता सम्मान चाहते हैं, नेपाली जनता स्वाभिमान चाहते हैं और नेपाली जनता आज के दिन में बड़े भाई के साथ दिल जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये निवेदन करूंगा कि नेपाल और भारत की जो पुरानी मित्रता है ये कायम रहे और इसमें हम लोग मिल करके आगे बढ़ें। बड़े भाई छोटे भाई को अरे कुछ ना दे सके तो पीड़ा काहे को देंगे, ऐसा भी काम ना करें, ये मैं आग्रह करना चाहूँगा, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। और मैं अंत में ये कह देना चाहूँगा कि मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, अपने राह पे मैं खड़ा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा और बाबा साहब का झंडा नेपाल के हिमालय पर्वत में इस बार सब लोग जाएंगे तो 25 फीट का तस्वीरें, दुसाद साहब से हमारी बात हुई और मैंने कहा 25 फीट का तस्वीरें हम वहां लगवाएंगे और वहां एक पुस्तकालय बनवाएंगे और उसके भीतर एक छात्रावास बनाएंगे जहां पूरे नेपाल के वंचित समाज के लोगों को पढ़ने का लिखने का जगह मिलेगा और संसार भर की किताबें वहां हम व्यवस्था करेंगे। इनमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अरे हम जो भी है तो नेपाल एक छोटे राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र के मंत्री हैं, गरीब राष्ट्र के मंत्री हैं। मैं बताऊं कि अपने सारे पैसे तनखे मैंने पहले बार वापस किया था। अभी मैं मंत्रालय में जाता हूं तो सिर्फ एक गिलास गर्म पानी पीता हूं। इसीलिए मैं इसी अप्रैल को 22 से लेकर के 25 तक काठमांडू में होने वाले कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को आज ही दावत देना चाहूंगा, आज ही आमंत्रण करना चाहूंगा सभी उपस्थित महानुभाव, और हम इनको आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ये मकसद रहेगा कि बाबा साहब के विचार को हिमालय पर्वत पर एक बार जितने लोग हैं कमती में, अरे एक एयर बस से घूम तो ले, क्या सुनील साहब ये अवसर, अरे इतने बड़े विचार के चोटी में आपने पहुंचाया, हिमालय की चोटी में पहुंचने का काम आपका है, घुमाने का काम मेरा है, व्यवस्था मैं करूंगा। चलिए आपको बाबा साहब के जन्म धरती भारत के लोगों को और संसार में गए भारत निवासियों को मैं आमंत्रण करना चाहूंगा कि वो नेपाल आए और अपने विचार से नेपालियों को भी प्रभावित करें। और ये संदेश संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के डेट में भी जाति जो विभेद का जो अत्याचार है उसको काउंट नहीं किया है। क्या शांति स्वरूप साहब, उस घोषणा पत्र से बहुत बड़ा काम होगा। उस घोषणा पत्र से, काठमांडू के घोषणा पत्र से बान की मून साहब के आंख और कान दोनों खुल जाएगा। आंख से देखेंगे और कान से सुनेंगे और उनका कलम चलेगा हमारे समाज के लिए। मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये काम सबने सोचा भी नहीं था होगा, सोचे होंगे तो इसमें मदद करेंगे। आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक मुझे कामयाब हो और मैं इस अभियान में लगा हूं। नेपाल में भी यदि कहीं कोई देश ऐसा देश है नजदीक में जो बाबा साहब के विचार को, आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और दलित मुसलमान को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाएगा, बौद्धिस्ट को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा, वो देश नेपाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह, साहेब बंदगी, धन्यवाद।